प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, वो है रिसर्च डिज़ाइन। इसे हम अनुसंधान अभिकल्प या प्ररचनाएं और इसी के साथ शोध प्ररचनाएं या शोध अभिकल्प भी कह सकते हैं। जैसे अनुसंधान को हम रिसर्च को शोध या अनुसंधान कह सकते हैं, वैसे ही डिज़ाइन को भी अभिकल्प और प्ररचनाओं के नाम से संबोधित किया जा सकता है। यहाँ दोनों ही नाम का हम उपयोग कर सकते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन, जैसा कि हमने पहले अपने सामाजिक अनुसंधान क्या है, उपकल्पना क्या है, उपकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, इनमें चर्चा की थी कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और एक सिस्टमैटिक अध्ययन है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के जब अनुसंधान किया जाता है तो बिना उद्देश्यों के अनुसंधान नहीं होता है। सबसे पहले हर अनुसंधान के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य का प्रारंभ नहीं किया गया। यानी पूरी प्लानिंग हम बनाते हैं रिसर्च करने के लिए, और ये जो प्लानिंग है, इस योजना की रूपरेखा को हम रिसर्च डिज़ाइन या शोध प्ररचना कह सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? यदि हम इसको बहुत सिंपल शब्दों में डिफाइन करें कि एक सामाजिक शोध की समस्या का या उपकल्पना जिस प्रकार की होगी उसी के अनुसार शोध प्ररचना का निर्माण किया जाता है, जिससे कि शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके और शोधकर्ता इधर उधर भटकने से बच जाए। यहाँ हम ये देखें, ये क्या है कि हम शोध प्ररचना के साथ साथ इधर उधर भटकाव ना हो, एक सही दिशा हमें मिलती रहे, उस पर डिपेंड करता है हमारा शोध कार्य किस प्रकार का होगा, कैसे संपन्न होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखें कि रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान अभिकल्प का मतलब क्या है। जैसे अगर हम एकॉफ की बात करें, जिनकी पुस्तक है R.L. एकॉफ, जिनकी पुस्तक है डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, आपने प्ररचना का अर्थ समझाते हुए लिखा है कि निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। यानी हमारा जो लास्ट में डिसीजन आएगा, हमारा निर्णय जो होता है, कंक्लूजन जहाँ आएगा रिसर्च का, उससे पहले ही उस कंक्लूजन को निर्धारित करना, यानी उसकी पूरी योजना हम बना रहे हैं, कि उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च कार्य को स्टेप बाय स्टेप, एक एक चरण को क्रॉस करते हुए पूरी योजना के साथ में अपने सारे संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। और इसी जो पूरी प्लानिंग है, इस प्रक्रिया को प्ररचना या शोध अभिकल्प कहते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बना ली जाती है, उसे शोध प्ररचना या अभिकल्प कहते हैं। इस प्रकार अब ये स्पष्ट है कि सामाजिक शोध प्ररचना के अनेक प्रकार हैं और शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो उसका अनुसंधान का उद्देश्य होगा, उसकी प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझकर शोध अभिकल्प के जो प्रकार हैं, उनमें उसको जो सबसे ज़्यादा अपने उद्देश्यों के अनुकूल लगेगा, उपयुक्त लगेगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें से किसी एक प्रकार को चुनता है। और वह कौन सा प्रकार है, यह मालूम होते ही शोध कार्य की प्रकृति और लक्ष्य स्पष्ट हो जाते। जैसे अगर हम इसे एक उदाहरण के रूप में देखें कि यदि हमें यह मालूम हो जाए कि कोई शोध प्ररचना अन्वेषणात्मक है, हम इनके प्रकारों का वर्णन आगे करने जा रहे हैं कि किस किस प्रकार की शोध प्ररचनाएं अनुसंधान में प्रयुक्त होती हैं। तो एक उनमें से है अन्वेषणात्मक। तो यदि हम ये देखें कि कोई शोध प्ररचना अन्वेषणात्मक प्रकार की है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी सामाजिक घटना के अंतर्निहित कारणों की खोज करना, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज करना, ही उस शोध का उद्देश्य है। और इस प्रकार शोध कार्य तथ्यों का विवरण मात्र होगा या नवीन नियमों को प्रतिपादित किया जाएगा
या उस शोध कार्य में परीक्षण और प्रयोग का अधिक महत्व होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो एक रूपरेखा बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है, उसको हम शोध प्ररचना या रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमें एक आम तौर पे स्पष्ट है कि रिसर्च डिज़ाइन हम किसे कहते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस तरह की रिसर्च डिज़ाइन होती हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में है, जो हम देखने की कोशिश करेंगे, वो एक है हमारे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्ररचना। दूसरा हमारे है वर्णनात्मक शोध प्ररचना। तीसरा निदानात्मक शोध प्ररचना। और चौथा परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध प्ररचना। इन चारों को हम क्रम से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जिस शोध प्ररचना की बात करने जा रहे हैं वो है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्ररचना, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन। इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं? जैसे जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है, तो उससे संबद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। यहाँ क्या हुआ कि समस्या या विषय के चुनाव के बाद में सबसे पहले हम अनुसंधान में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप समस्या का चयन करते हैं। अब हमने समस्या का चयन कर लिया, अब इसके पश्चात नेक्स्ट प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। तो प्राकल्पना का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए इस प्रकार की प्ररचना का बहुत महत्व है, क्योंकि इसकी सहायता से हमारे लिए विषय का कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हमने अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया में ये देखा था कि कॉजल रिलेशनशिप या कार्य कारण संबंधों का होना अति आवश्यक होता है, तभी हम किसी चीज की खोज कर सकते हैं। तो जब कभी कभी समस्या के चुनाव और शोध कार्य के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में हमें अन्य किसी स्रोत से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, उस अवस्था में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना की सहायता से हमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार की जो शोध प्ररचना है, उसकी सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनका पालन हमें करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले संबद्ध साहित्य का अध्ययन, यानी उससे संबंधित जो साहित्य है, लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, उसका हमें गूढ़ और गहनता से अध्ययन करना होता है। दूसरा अनुभव सर्वेक्षण, अर्थात हम उन सभी व्यक्तियों से अपना संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं जिनके विषय में हमें यह सूचना मिलती है कि वे शोध विषय के संबंध में पर्याप्त अनुभव या ज्ञान रखते हैं, ताकि हम उनके अनुभवों का फायदा उठा सकें, उनसे लाभान्वित हो सकें। इस प्रकार सूचनादाताओं का चुनाव इस ढंग से करना चाहिए कि विषय या समस्या के संबंध में अनुभव और ज्ञान रखने वाले संभावित सभी व्यक्ति उस चुनाव में आ जाएं, चाहे वे समस्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्तरदायी अधिकारी हों या कर्मचारी हों, या समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने वाले आलोचक या समर्थक हों। ये क्या है? हमारा अनुभव सर्वेक्षण। तीसरा अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। तो अन्वेषणात्मक, इसका क्या तात्पर्य है कि इस शोध प्ररचना का तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि अध्ययन वस्तु के संबंध में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि पनप सकती है। इस प्रकार की अंतर्दृष्टि द्वारा प्राकल्पना के निर्माण में और वास्तविक शोध कार्य में अत्यधिक सहायता मिलती है। तो इस अन्वेषण के द्वारा हमें एक अंतर्दृष्टि निर्माण करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार सारांशतः हम कहें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उन आधारों को प्रस्तुत करती है जो कि एक सफल शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इसको स्पष्ट करते हुए सैलिज और अन्य ने लिखा है कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान हेतु संबद्ध प्राकल्पना के निरूपण में सहायक होगा
और सैलिज जाहोदा कुक अदर्स की जो बुक है वो है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं, ये हमने अभी तक अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्रदर्शना की बात की है। अब हम इसका दूसरा प्रकार वर्णनात्मक शोध प्रदर्शना की बात करते हैं। वर्णनात्मक जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि विषय का वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना इस शोध प्रदर्शना का उद्देश्य होता है। तो विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक शोध प्रदर्शना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए यह आवश्यक होता है कि विषय के संबंध में हमें यथार्थ तथा पूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के संबंध में हम जो भी कुछ वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे वह वैज्ञानिक न होकर केवल दार्शनिक ही होगा। तो इस प्रकार हमें किसी समुदाय की जातीय संरचना, शिक्षा स्तर, आवास, अवस्था, उनका आयु समूह, उनके परिवार के प्रकार आदि का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनसे संबंध वास्तविक तथ्यों को किसी एक या एकाधिक वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा एकत्रित करें। अब आगे हम देखते हैं कि वर्णनात्मक शोध प्रदर्शना में कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमने इससे पहले वाले अनुसंधान अभिकल्प में भी देखा, तो इसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो जैसे सबसे पहले हमें देखें कि अध्ययन विषय के चुनाव में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शोध का विषय इस प्रकार का होना चाहिए जिससे संबंध आवश्यक तथ्य हमें प्राप्त हो सके। दूसरा, इन तथ्यों को हम जिन प्रविधियों टेक्निक्स के माध्यम से इकट्ठा करने जा रहे हैं या डाटा कलेक्शन हम जिस टेक्निक से करने जा रहे हैं उसका चुनाव भी खूब सावधानी से हमें करना चाहिए। उपयुक्त टेक्निक से ही हम प्रॉपर हमारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, मिथ्या झुकाव, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं या पसंद नापसंद है आदि से सुरक्षा, यानी उससे हमें बचना चाहिए। हम बायस नहीं हो, हमारा अध्ययन तटस्थ होना चाहिए। हमारी पसंद नापसंद को लेकर हम डाटा कलेक्ट करने नहीं जाएं। नेक्स्ट, विशिष्ट व आकर्षक तथ्यों के संबंध में भी अति संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है। और लास्ट, शोध के व्यय में मितव्ययता करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्णनात्मक शोध कार्य प्राय विस्तृत होते हैं। अतः यह जरूरी है कि शोध प्रयत्न को सीमित किया जाए। अनावश्यक मदों पर ना तो श्रम और ना ही धन को बर्बाद करना उचित होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इसके हम कुछ स्टेप्स हैं वर्णनात्मक शोध के, उनको संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, शोध के उद्देश्यों का निरूपण, अर्थात इसके अंतर्गत शोध से संबद्ध मौलिक प्रश्नों का स्पष्टीकरण और लक्ष्यों को परिभाषित करना आवश्यक होता है, जिससे कि अनावश्यक और असंबद्ध तथ्यों का संकलन ना हो और धन समय की बर्बादी से बचा जा सके। इसके आगे अगर हम देखें कि और हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव ढंग से किया जाए। तो ऊपर जो विशेष बातें हमने देखी ध्यान देने के योग्य, देखिए लगभग उसी का रिपीटेशन है जब हम इसके चरणों को देखते हैं। तीसरा, निदर्शनों का चुनाव, कि हम जिनसे, जो हमारी प्रतिनिधि इकाइयां हैं जिनसे हम तथ्य संकलन करने जा रहे हैं, वो तभी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं कि हम पूरी जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि उनके आधार पर हम पूरी जो जनगणना है, पूरा जो जन समुदाय है, उसके लिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट, आंकड़ों का संकलन और उनकी जांच। निदर्शन के चुनाव के पश्चात हम वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से आवश्यक आंकड़ों का न केवल संकलन करते हैं अपितु उनकी जांच भी उचित ढंग से करते हैं। इसके बाद में है परिणामों का विश्लेषण, जो हमारे पास वर्गीकरण, सारणीयन, अन्य सांख्यिकीय विवेचना हमने की है। तथ्यों के संकलन के बाद हम क्या करें कि उनका सांख्यिकीय विवेचन करेंगे
ताकि वो हमारे सामने एक निष्कर्ष के रूप में, परिणामों के रूप में हम सामने आए और अंतिम स्तर पर रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें शोध विषय के संबंध में फैक्चुअल रिपोर्ट्स आए, तथ्ययुक्त विवरण और सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस स्तर पर भाषा के प्रयोग पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अत्यधिक अलंकार युक्त भाषा से विषय के विवरण में अतिरंजना पनप सकती है और उसका अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अर्थ लगाए जाने की संभावना होती है। तो आज हमने अनुसंधान अभिकल्प क्या है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प और वर्णनात्मक शोध प्ररचना या अभिकल्प के बारे में बात की है। इसके आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।